दोस्तों वेलकम बैक ज्योग्राफी ज्ञान पॉइंट। और यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने पृथ्वी के आंतरिक परतों को अच्छे से जाना था और यहाँ पे हम लोगों ने दो तरह की परतों में हम लोग डिवाइड किए थे कि आंतरिक परतों यहाँ पे इसके अलग डिवीज़न का आधार है और इसका डिवीज़न का आधार अलग है ना। इसके अवस्था के आधार पर यहाँ पे किया गया था और इसका एलिमेंट यानी कि केमिकल के आधार पे केमिकल एलिमेंट के आधार पे यहाँ पे अवस्था के अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो इसका यहाँ पे जाना था क्या क्या था। केमिकल लेयर में हम लोगों ने देखा था क्रस्ट जो रहता है ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम की, जिसे सियाल भी बोला जाता है। मेंटल यहाँ पे है, मेंटल को सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम होता है जिसके कारण इसको सीमा लेयर भी कहा जाता है। कोर में क्या होता है, निकिल और फेरस की मात्रा अधिक होता है, इसलिए नीफे लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों यहाँ पे जानेंगे इसका डिवीज़न के आंतरिक परतों के आधार पे जो है हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, और वो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार ज़्यादा पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आंतरिक परतों के जो है पृथ्वी की आंतरिक परतों के। यहाँ पे फिर वही चीज़ है, ये भौतिक अवस्था के आधार पे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और ये आंतरिक परतों का निर्माण जो है सो खनिजों के कारण हुआ है, जिसके कारण इसमें सिलिकॉन को इसमें जो है सो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया कि इसको सीमा लेयर बोला जाता है, ये वाला ये नीफे लेयर बोला जाता है ना। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने बताया। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं आंतरिक परतों यानी भौतिक अवस्था के आधार पे यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ आ जाइए आप लोग। रासायनिक का एक तो केमिकल लेयर का यहाँ पे थोड़ा विस्तार से है, तो आप लोग अगर प्रीवियस वीडियो देखें तो ठीक है, नहीं तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा तो यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ही 100% समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे आप लोगों को और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक जो परतें हैं यहाँ पे हम लोगों ने इसको यहाँ पे क्रस्ट और मेंटल और कोर तीन भागों में बांटा। सबसे पहले अगर बात करें क्रस्ट का, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे हेडिंग में क्रस्ट, है ना। क्रस्ट को हम लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सबसे ऊपरी परत जिसे बोला जाता है, इसकी मोटाई जो लगभग है 0 से यानी पृथ्वी की सतह से लेकर 35 किलोमीटर तक है। ठीक है, 35 किलोमीटर तक। सिलिकॉन और एल्युमिनियम की यहाँ पे अधिकता होती है, जिसके कारण इसे सियाल परत भी कहते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग इसके नीचे जाते हैं। तो नीचे जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे पता चलता है कि इसको हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा है। सबसे पहले इसको अपर क्रस्ट, और इधर अपर क्रस्ट हो गया, ये लोअर क्रस्ट हो गया। और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जोड़ने वाला जो असमानता लाइन है उसे कोनार्ड असमानता कहते हैं। क्या चीज़? कोनार्ड असमानता। ठीक है, कोनार्ड असमानता, डिसकंटिन्यूटी लाइन। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, ये अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से जो अलग करता है, यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे जो अलग करता है इसको जो है सो हम लोग बोलते हैं कोनार्ड असमानता। ठीक है, चलिए। और अगर बात करें अपर क्रस्ट का, यहाँ पे अगर बात करें तो तापमान यहाँ पे कम होता है, घनत्व कम होता है, और इसकी मोटाई होता है 12 किलोमीटर तक। यहाँ से लेकर पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर तक ये इसका अपर क्रस्ट का मोटाई होता है, और 12 से लेकर के 35 जो है वो लोअर क्रस्ट का हो जाता है। सिंपल सा बात है। आइए यहाँ पे देखते हैं क्रस्ट जो है, क्रस्ट के अवस्थिति और प्रकृति के आधार पर हम लोग अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं। अगर बात करें उसकी अवस्थिति के अनुसार, तो इसकी ऊपरी भूपर पट्टी और निचली भूपर पट्टी यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक है, तो इसकी मोटाई 0 से 12 किलोमीटर तक है। इसका घनत्व जो होता है 2.8 होता है। इसकी डेंसिटी जो होता है कम होता है, और तापमान यहाँ पे भी कम होता है। अगर बात करें निचली ऊपर पट्टी की, तो यहाँ पे 12 से लेकर 35 किलोमीटर तक होता है। इसका डेंसिटी 3.0 होता है, जबकि इसका यहाँ पे तापमान और घनत्व दोनों बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दोनों अधिक होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर प्रकृति के आधार पे अगर हम लोग यहाँ पे बांटे, तो इसको महाद्वीपीय भूप्रपट में बांटते हैं और इधर महासागरीय में। तो यहाँ पे ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब हम लोग यहाँ पे सागरीय उच्चावच को पढ़ेंगे तभी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए। महासागरीय भूप्रपट्टी में अगर बात करें, तो यहाँ पे सिलिकॉन की अधिकता होती है, घनत्व कम होता है, और मोटाई 100 किलोमीटर तक होता है महासागरों में।
ये, ठीक है। महासागरों में क्रस्ट की जो मोटाई होता है वो 100 किलोमीटर होता है। अगर बात करें यहाँ पे महाद्वीपीय है, तो महाद्वीपीय में ये बात बता रहे हैं। महासागर में अगर जैसे समुद्र वाला एरिया है तो वहाँ पे बेसाल्टिक रॉक्स पाया जाता है और जिसमें सिलिकॉन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण इसका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है और इसका मोटाई मात्र 5 किलोमीटर तक रहता है, एवरेज बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्रस्ट का जो संपूर्ण पृथ्वी का आयतन से कितना है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्रस्ट का जो आयतन है संपूर्ण पृथ्वी का 1% है, ठीक है। और अगर बात करें द्रव्यमान का तो संपूर्ण पृथ्वी का द्रव्यमान 0.5 है, 0.5% है, ठीक है। चलिए अगर बात करें हम लोग मेंटल, तो मेंटल को यहाँ पे समझते हैं। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेंटल मतलब इसको हिंदी में परिवार भी बोला जाता है, ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें रहती है, बट आप लोग इसको इंग्लिश को याद करोगे, ठीक है। मेंटल को हम लोग यहाँ पे ये यहाँ का भारत इधर का तो हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अभी यहाँ पे बात करते हैं ये मेंटल का एरिया है। आप लोगों को समझ लीजिए ये जो है आप लोगों का इतना जो है, मैं दूसरा कलर का यूज़ कर लेता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। ये जो पार्ट्स नज़र आ रहा है ये एक मेंटल का पार्ट है ना, ठीक है। ये मेंटल को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा है, मेंटल को 2 पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे येलो कलर आप लोगों के लिए नहीं सूटेबल होगा, ये वाला कलर। अगर बात करें तो इसको 2 पार्ट में, अपर मेंटल, देखिए यहाँ पे इसको हमने बांटा है अपर मेंटल और लोअर मेंटल में। और इसको अगर बोलें तो यहाँ पे इसको अगर केमिकल फॉर्म में अगर बात करें तो इसको सीमा लेयर भी बोला जाता है मेंटल को, है ना। चलिए अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो यहाँ पे एक असमानता रेखा है ना, डिसकंटिन्यूटी लाइन जो है यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्टी, क्या चीज़, रेप्टी असमानता रेखा, ठीक है। चलिए अगर बात करें मेंटल का यहाँ पे कितना है तो 2900 किलोमीटर तक, लेकिन अगर अपर मेंटल का बात करें तो यहाँ पे जो अपर मेंटल है वो 700 किलोमीटर तक नीचे है, ठीक है, 700 किलोमीटर तक नीचे है। अगर बात करें हम लोग लोअर मेंटल का, तो लोअर मेंटल के सबसे लोअर में कितना है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे वही चीज़ बताया है, 35 से 700, 700 से 2900 लोअर मेंटल और अपर मेंटल 35 से 700। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे अपर मेंटल का डेंसिटी कितना है, 3 से 4% है ना। और अगर बात करें तो ये मेंटल में सीमा और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, जिसके कारण इसको सीमा लेयर कहते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ चुका है, तब भी रिवीजन यहाँ पे फास्ट में करा दे रहा हूँ। अगर बात करें यहाँ पे असमानता रेखा, वह संक्रमण रेखा होता है ना, बार बार असमानता रेखा आ रहा है, डिस्कंटिन्यू लाइन आ रहा है, तो वो क्या चीज़ होता है, तो वो एक ऐसा रेखा होता है, संक्रामक रेखा होता है जो 2 विभिन्न भौतिक गुणों वाले परतों को जोड़ता है ना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अलग परत है और यहाँ पे अलग परत है, तो यहाँ पे जो जोड़ने वाली रेखा होगा वो एक गुण इसका भी पाया जाएगा और ये गुण इसका भी पाया जाएगा, तो ये डिस्कंटिन्यूटी लाइन हो जाता है, जो कि क्या होता है, विभिन्न गुणों वाले परतों को जोड़ता है, इसीलिए इसको असमानता रेखा बोला जाता है, ठीक है। अगर बात करें इधर आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट यहाँ पे समझिए रॉक्स क्या होता है। रॉक्स में अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन यहाँ पे जो है क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/डेंसिटी का, यानी डेंसिटी का यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है सिलिकॉन। अगर बोवेन सीरीज को हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए किसमें कितना परसेंट होता है गाढ़ापन, श्यानता या गाढ़ापन को कहते हैं सिलिकॉन, या मोटाई ज़्यादा किसमें हो रहा है। तो यहाँ पे समझिए सिलिकॉन की मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ हो सकती है, जहाँ पे बेसाल्ट समझते वो उसका, यहाँ पे देखिए बेसाल्ट में क्या होता है 50% होता है। तो सबसे यहाँ पे अभी ग्रेनाइट का बात करें तो ये 70% होता है ना। ये है सिलिकॉन का परसेंटेज, तो सिलिकॉन सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रेनाइट में है, देख पा रहे हो ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट क्या होगा, सबसे मोटा परत यहाँ पे बन जाता है और ये हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग क्रस्ट का, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्रस्ट का पूरा आयतन कितना है, 1% है और द्रव्यमान 0.5% है। मेंटल में हम लोग समझते हैं, मेंटल को आप लोगों को मैं बताया था, लेकिन तब भी यहाँ पे थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। इसमें असमानता रेखा दिया हुआ है स्पष्ट, ये फिगर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये कर लिया, क्रस्ट को अपर क्रस्ट में और लोअर क्रस्ट में बांटा गया, ठीक है। और ये जो लाइनिंग है ना,
इसको असमानता रेखा को मेंटल का, ये मेंटल वाला एरिया पूरा का पूरा यहाँ पे देख रहे होंगे, ये मेंटल से नीचे ऊपर जो है वो क्रस्ट का रहता है, इधर यहाँ पे मेंटल है, ये वाला पार्ट क्या है मेंटल। ठीक है, तो यहाँ पे अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जोड़ने वाला जो रेखा है ना उसको रेपटी बोलते हैं। क्या चीज़? रेपटी। और अगर बात करें यहाँ पे, ये भाई कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर यहाँ पे अपर, यहाँ पे देखो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल जो रेखा यहाँ पे जोड़ता है उसको मोहो बोलते हैं। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जोड़ने वाले कोनाड, कोनाड, और यहाँ पे मोहो है ना। और अगर यहाँ पे बात करें अपर मेंटल टू लोअर मेंटल रेपटी, और ये वाला जो रेखा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। तो ऊपर का यहाँ पे आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले जो होता है उसे कोनार्ड कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? कोनार्ड कहते हैं। ये बात ध्यान दी। सबसे ऊपर वाला जो असमानता रेखा होता है उसे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी लाइन बोलते हैं। और अगर यहाँ पे बात करें ये वाला मेंटल को जो अपर क्रस्ट और मेंटल से अलग करता है उसे मोहो कहते हैं। और मेंटल में दो जो पार्ट बांटा गया उसको रेपटी बोलते हैं, अपर मेंटल टू लोअर मेंटल। ठीक है, अब हम लोग एक पास ए वाला इसके में दो ठो असमानता रेखा बच जाता है। एक ठो जो मेंटल को कोर से अलग करता है और एक ठो अपर कोर को लोअर कोर से यहाँ पे करता है। इनर कोर और आउटर कोर का यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझते हैं इसको अब कोर को। ये हम लोगों ने पढ़ चुका था, अब यहाँ पे कोर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे कोर को समझिए। कोर क्या होता है यहाँ पे समझिए। क्रोड, इसको हिंदी में क्रोड बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से जो देता करता है उसे कोनार्ड कहते हैं। और अपर मेंटल से लोअर मेंटल उसको मोहो बोलते हैं। लोअर मेंटल से जो अपर मेंटल से लोअर मेंटल उसको रेपटी बोलते हैं। और लोअर मेंटल टू आउटर कोर जो गुटेनबर्ग है इसको क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग। और यहाँ से जो सबसे नीचे में रहता है उसको लेमन, लेमन, गुटेनबर्ग, रेपटी, मोहो, कोनार्ड। या फिर ऐसे याद कर लो आप लोग, कोनार्ड, मोहो, रेपटी, गुटेनबर्ग, विसर्ट और लेमन। तो इसको आप लोगों को लर्न कर लेना है। कई बार ये यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर बात करें हम लोग सबसे मेंटल का जो है, मेंटल का यहाँ पे कितना से कितना, तो 35 से 2900 है ना, 35 से लेके 2900 किलोमीटर तक। यहाँ अगर बात करें तो जीरो से अगर 35 किलोमीटर तक बात करें तो ये क्या है? क्रस्ट का है। ये क्रस्ट का है, ये मेंटल का है। ठीक है, और यहाँ पे अगर 2900 से अगर 5150 तक बात करें, 5150 नहीं और भी होगा है ना, इसमें 6371 है। ठीक है, अगर 2900 से 6371 है तो इसको हम लोग कोर में रखते हैं। कोर में अगर हम लोगों को पूछ दिया कि आउटर कोर का कितना है, 2900 से 5150, तो ये बातें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे समझते हैं। इसका कोर का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो 16% होता है। इसका मास जो होता है 31.5% होता है। ठीक है, मोटाई का बात करें तो 2900 से 6371 तक होता है। इसे नीफे लेयर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है सो निकेल और फेरस की अधिकता होती है, निकेल और फेरस की अधिकता होती है, इसीलिए नीफी लेयर भी कहा जाता है। कोर को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। सबसे पहले इस तरह का नोट्स आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। ये नोट्स आप लोगों के लिए है, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके अपने कमेंट में ज़रूर बताएंगे क्या इस प्रकार का नोट्स आप लोगों के पास पहले था। और साथ ही साथ अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं या फिर नोट्स बना हुआ लेना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएंगे। मैं कमेंट में अपना नंबर दे दूंगा और उससे आप लोग ये PDF पूरे के पूरे मेरा नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और आराम से पढ़ के अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो कोर को हम लोगों ने आउटर कोर और इनर कोर दो पार्ट्स में बांटा है। तो आउटर कोर क्या होता है, 2900 से 5150 किलोमीटर तक होता है। आउटर कोर को हम लोग लोअर मेंटल से यहाँ पे जो अलग करता है उसे गुटेनबर्ग असमानता रेखा का से अलग करता है। ठीक है, अगर बात करें इनर कोर तो 5100 से 6371 किलोमीटर तक जो होता है उसे आउटर कोर कहते हैं। इसे लेहमन असमानता रेखा अलग करती है। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने पीछे ही पढ़ चुका था। अगर बात करें मैकेनिकल लेयर का तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं, मैकेनिकल लेयर का विभाजन का अवस्था यानी स्टेज यहाँ पे इसमें 4 लेयर में विभाजित किया गया है। ठीक है, 4 लेयर में विभाजित किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आज का ये टॉपिक ही यही है, ये टॉपिक यही है। और ये थंबनेल में जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे
मैकेनिकल लेयर को हम लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, आप यहाँ पे समझेंगे इसको 4 इम्पोर्टेंट लेयर किस में बांटते हैं। तो सबसे पहला जो होता है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं, और उसके बाद जो होता है उसे दुर्बलता मंडल यानी स्टेनोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद जो होता है उसे मेसोस्फीयर मध्य मंडल कहते हैं, और उसके नीचे जो होता है उसे सेंट्रोस्फीयर यानी केंद्र मंडल कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें लिथोस्फीयर तो ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसका जो होता है, इसका जो यहाँ पे इसकी जो मोटाई होता है वो 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ से 100 से लेकर के अगर बात करें इसको हम लोग यहाँ पे 200 तक जो होता है वो दुर्बलता मंडल, इसे प्लाज्मेटिक स्टेज में रखा जाता है, यानी कि ये प्लाज्मा की अवस्था में होता है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे 200 से लेकर 2900 तक इसको मेसोस्फीयर मध्य मंडल, ये सॉलिड अवस्था यानी कि ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अवस्था स्टेज के आधार पे बांटे, तो ये भी बात आप लोगों को याद रखना है कि लिथोस्फीयर किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था, दुर्बलता मंडल प्लाज्मेटिक, और मेसोस्फीयर सॉलिड अवस्था में, है ना, और सेंट्रोस्फीयर ये ठोस अवस्था में, है ना। और अगर बात करें आउटर कोर, तो आउटर कोर जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ द्रव अवस्था में पाया जाता है, और इनर कोर जो होता है वो ठोस अवस्था में। तो यहाँ पे एक चेंजेस नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पे चेंज है। बाकी यहाँ पे ठोस, प्लाज्मा, सॉलिड, फिर ठोस, है ना, फिर द्रव, फिर ठोस, ऐसा यहाँ पे अवस्था देखने को मिलता है। तो अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, तो क्वेश्चन इस प्रकार आप लोग देख पा रहे होंगे, संपूर्ण कोर द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्या ये सही है? नहीं, है ना, ये गलत है। तो ये गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि आउटर कोर होता है वो द्रव अवस्था में, और इनर कोर जो होता है वो ठोस अवस्था में। अगर बात करें मैग्मा और लावा का उद्गार कहाँ से होता है, तो ये स्टेनोस्फीयर में। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को कई बार पूछ लिया जाता है ना। चलिए एक एक करके हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें लिथोस्फीयर का, तो लिथोस्फीयर क्या होता है? स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या होता है, इसका जो मोटाई होता है वो सरफेस से लेकर के 100 किलोमीटर तक होता है, यानी 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, चलिए अगर बात करें क्रस्ट सहित मेंटल की ऊपरी भाग यहाँ पे समाहित है ना। और यहाँ पे क्या है, लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर आधार से टकराती है, छोटे छोटे 2 बड़े टुकड़ों में प्लेट में बट जाते हैं, यानी कि प्लेटों में बट जाती है ना। इस प्लेटों के संवहन के कारण यहाँ पे रूप में ऊपर उठती है, और ऊपर उठती है तो मैग्मा लावा का रूप ले लेता है। सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, तो इधर से पढ़ने का स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिथोस्फीयर दिख रहा है। इस लिथोस्फीयर में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं बीच में स्टेनोस्फीयर भी है। स्टेनोस्फीयर में क्या होता है, यहाँ पे मैग्मा तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ होता है ना। ये पिघला हुआ पदार्थ यहाँ पे क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ये तत्व क्या होता है, यहाँ पे तापमान को बढ़ा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है तो ये चट्टानें पिघलने जाती है ना, पिघल जाती है, और पिघल के यहाँ मैग्मा और लावा का रूप ले लेता है। लावा का रूप लेने के बाद ये संवहन के रूप में ऊपर उठता है, और ऊपर उठते ही लिथोस्फीयर से टकराती है। लिथोस्फीयर से जैसे ही टकराती है, ये छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे बड़े टुकड़ों में टूट जाती है, और टूट करके ये प्लेट का निर्माण करती है। ठीक है, तो प्लेट का निर्माण यहाँ पे लिथोस्फीयर में हो जाता है स्टेनोस्फीयर के कारण। तो सबसे पहले यहाँ लिथोस्फीयर का यहाँ पे एक बार और से देख लीजिए, इसका जो मोटाई है वो कितना है। इसको जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर तक है। क्रस्ट और अपर क्रस्ट इसमें अपर मेंटल इसमें समाहित है। दुर्बलता मंडल में संवहन धारा के रूप में ऊपर उठकर यहाँ पे मैग्मा और लावा लिथोस्फीयर में आधार से टकराती है, तो लिथोस्फीयर छोटे बड़े टुकड़ों में टूट जाती है, जिसे प्लेट कहते हैं। प्लेट किसे कहते हैं, यहाँ पे इसका डेफिनेशन मिल जाता है। स्टेनोस्फीयर में देखते हैं, स्टेनोस्फीयर क्या होता है। इसकी मोटाई 100 से लेकर के 200 किलोमीटर तक होती है। यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है इसकी ऊपरी स्थिति में। अंतकाल, जिसे अनंत काल तक उष्मा जो है या उत्सर्जन करते रहता है, और चट्टानों के कुछ ही खनिजों में पिघल जाते हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे जो पिघला खनिज जो है कठोर खनिजों के साथ में लिपट कर क्या करता है, आवरण बना लेता है, और प्लाज्मेटिक स्टेज का निर्माण करता है। दृढ़ता में कमी होने के कारण यहाँ पे वेग में कमी आ जाती है, और भूकंपीय तरंगें यहाँ पे होने लगती है। ठीक है, लो वेलोसिटी जोन इसे भी कहा जाता है। आगे अगर बात करें स्टेनोस्फीयर का, स्टेनोस्फीयर को हम लोग किस किस नामों से जानते हैं वो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारा नाम आप लोगों को जरूर से जरूर याद रखना है, और ये बातों को जरूर यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे भूकंपीय तरंगों का वेग जो होता है यहाँ पे कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों का यहाँ पे है वो क्या है,
नेक्स्ट समझिए यहाँ पे मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर को हम लोग मध्य मंडल बोलते हैं। मोटाई इसमें कितना है, 200 से लेकर के 2900 किलोमीटर। यहाँ पे जो होता है, अगर यहाँ पे प्रेशर हाई कर देंगे और टेम्परेचर इस तरह कर देंगे तो यहाँ पे ठोस अवस्था में ये पाया जाता है। मेसोस्फीयर भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगर बात करें सेंट्रोस्फीयर का, तो सेंट्रोस्फीयर को आप लोग देख पा रहे होंगे। सेंट्रोस्फीयर जो होता है, इसको दो पार्ट में बांटे हैं हम लोग, लेकिन ये पार्ट जो होता है ये द्रव अवस्था में होता है आउटर कोर, और इनर कोर जो होता है वो पुनः ठोस अवस्था में होता है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आउटर कोर यहाँ पे द्रव अवस्था में और इनर कोर ठोस अवस्था में होता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत हाई हो जाता है ना। यहाँ पे क्या चीज़ मैंने लिखा है, टेम्परेचर इज सो ग्रेटर देन प्रेशर, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ होने के कारण यहाँ पे द्रव अवस्था में, अर्थात यहाँ पे आयरन और नीफे की द्रव पाया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिए आप लोग। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, इसकी मोटाई 5100 से 6371 किलोमीटर तक है। यह ठोस अवस्था में होता है। अगर बात करें फैराडे की नियम अनुसार, यह जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है और पृथ्वी को चुंबकत्व की प्राप्त हो जाता है और आउटर कोर से हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोगों ने सारे लेयर को समझ लिया, और आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा टास्क दे देते हैं। एक बार इस पूरे वीडियो को, जितना भी मैंने इसको किया है, इसको रिवीजन आप लोग करोगे। आपको लेक्चर 1 से लेकर के ये पूरे के पूरे 4 तक, ये 4th लेक्चर होने वाला है। यहाँ तक आप लोग 2x के स्पीड में देख करके इसको रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोगों यहाँ से PYQ करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, और इस सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, जो कि यूथ कंपटीशन बुक जो रहता है उससे आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक बार लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।